नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 6 अप्रैल 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, प्रदेश में गर्मी छुड़ाने लगी पसीने, इन जिलों में लू का येलो अलर्ट। समाचार नंबर 2, अश्वगंधा से महकेगी हिमाचल की बगिया, ये है अश्वगंधा के लाभ जानिए। समाचार नंबर 3, फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाएगा ड्रोन, विभाग ने लिया नई तकनीक का सहारा। समाचार नंबर 4, क्योंकि शौक बड़ी चीज है, हिमाचल में फैंसी गाड़ी के नंबरों का बढ़ा क्रेज, सरकार ने कमाए 23.57 करोड़। समाचार नंबर 5, रिज पर स्थापित होगी स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, इस दिन होगा अनावरण। समाचार नंबर 6, सीएम ने किया सरा गड़ाकुफर वन विश्राम गृह का शिलान्यास, बोले यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं। समाचार नंबर 7, आपदा मोचन कोष के तहत हिमाचल को केंद्र से 136.22 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर। समाचार नंबर 8, कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, सड़क से नीचे लुढ़की बस, अंदर थी 40 सवारियां। समाचार नंबर 9, ओबरॉय ग्रुप के साथ कुछ समय के लिए होगा एग्रीमेंट। समाचार नंबर 10, मंडी में महिला 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, शातिरों ने बेटे को बचाने के नाम पर मांगे थे 1,60,000। समाचार नंबर 1, प्रदेश में गर्मी छुड़ाने लगी पसीने, इन जिलों में लू का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में अगले 3 दिनों तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना, मंडी व सोलन में 5, 6 व 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है, जो गर्मी से राहत देगी। विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में 1-2 स्थानों पर तथा 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 10 और 11 अप्रैल को निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ इतना अधिकतम तापमान: ऊना 36.0, धौलाकुआं 34.4, बिलासपुर 33.0, सुंदरनगर 32.6, कांगड़ा 32.5, मंडी 30.8, नाहन 30.0, सोलन 30.0, धर्मशाला 29.0, शिमला में 23.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। समाचार नंबर 2, अश्वगंधा से महकेगी हिमाचल की बगिया, ये है अश्वगंधा के लाभ जानिए। हिमाचल प्रदेश के किसान अपने खेत खलियानों में औषधीय गुणों के भंडार अश्वगंधा की खेती करेंगे। राष्ट्रीय मेडिसिन प्लांट बोर्ड के अभियान के तहत राज्य मेडिसिन प्लांट बोर्ड अब तक 1,10,000 से अधिक पौधे वितरित कर चुका है। प्रदेश के लोगों को औषधीय गुणों से भरपूर अश्वगंधा के गुणों से अवगत करवाने के साथ ही इसकी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किसानों और बागबानों को घर द्वार पर पौधे उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में अश्वगंधा के पौधों का वितरण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 4 हर्बल गार्डन में से 3 हर्बल गार्डन ने अश्वगंधा के पौधों को उगाया है। अश्वगंधा की पौध किसानों तक पहुंचाने के साथ ही इसके लाभों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। यह पौधा आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका बदलने में मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन हैं, जिनमें नेरी हर्बल गार्डन हमीरपुर, बिलासपुर जिला का जंगल झलेड़ा हर्बल गार्डन, मंडी का जोगिंद्रनगर हर्बल गार्डन तथा रोहडू हर्बल गार्ड शामिल हैं। रोहडू हर्बल गार्डन को छोड़कर अन्य सभी से अश्वगंधा के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आयुष विभाग के माध्यम से 2 लाख पौधे किसानों को उपलब्ध करवाने को लक्ष्य रखा गया है। अगस्त 2025 तक इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। इसके लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। HDM, ये है अश्वगंधा के लाभ।
तनाव कम करना, ऊर्जा बढ़ाना व शारीरिक शक्ति को बेहतर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो तनाव हार्मोन है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। राज्य मेडिसिन प्लांट बोर्ड की तरफ से प्रदेश के हर्बल गार्डन के माध्यम से किसानों को अश्वगंधा के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसानों को 2 लाख पौधे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक लगभग 1,10,000 पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अगस्त 2025 तक लक्ष्य प्राप्ति संभावित है। समाचार नंबर 3। फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाएगा ड्रोन, विभाग ने लिया नई तकनीक का सहारा। फायर सीजन में हिमाचल की वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस बार ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। यह पहला मौका है जब वन विभाग ने वनों को आग से बचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। शुरुआती दौर में 5 ड्रोन की मदद ली जा रही है, जबकि आने वाले समय में ज्यादा ड्रोन वनों के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेंगे। साथ ही फायर अलर्ट मैसेजिंग सिस्टम (FMS) के लिए कर्मचारियों, वन मित्र सहित रैपिड फॉरेस्ट फायर फाइटिंग फोर्स, स्वयंसेवकों व पंचायत प्रतिनिधियों का पंजीकरण किया है। मैसेज मिलते ही तत्काल स्पॉट पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फायर सीजन के दौरान हिमाचल के वन वनाग्नि के गंभीर खतरे का सामना करते हैं। यह आग न केवल वनस्पति और जीव जंतुओं को नष्ट करती है, बल्कि जानमाल और आजीविका को भी खतरे में डालती है। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर है, जिसमें से 66% वन के रूप में वर्गीकृत है। गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक राज्य में 2,496 वनाग्नि घटनाएं दर्ज की गयी, जिनसे लगभग 10.79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। प्रभावित क्षेत्र लगभग 30,786 हेक्टेयर है। इन आग की घटनाओं के परिणाम विनाशकारी होते हैं। आग से निवास स्थान नष्ट होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। लोगों से अपील की गई है कि यदि जंगल में धुआं या लपटें दिखाई देती हैं, तो तुरंत निकटतम वन विभाग कार्यालय या आपातकालीन सेवाओं पर सूचित करें। टोल फ्री नंबर 1077 SDMA और 1070 DDMA पर संपर्क कर सूचित किया जा सकता है। वहीं हर वन प्रहरी ने स्कूलों को गोद लिया है, ताकि स्कूल बच्चों में जागरूकता फैलाए जा सके। उधर निशांत मंडोत्रा IFS, मुख्य अरण्यपाल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल विंग, वन विभाग, ने बताया कि वनों को आग से बचाने के लिए इस बार ड्रोन की सहायता ली जा रही है। अभी तक 5 ड्रोन की मदद ली जा रही है, जबकि भविष्य में इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। ड्रोन के जरिए वनों की निगरानी की जा रही है और जहां भी सूचना मिलती है, तत्काल आग पर काबू पाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। फायर सीजन 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक रहता है। समाचार नंबर 4। क्योंकि शौक बड़ी चीज है, हिमाचल में फैंसी गाड़ी के नंबरों का बढ़ा क्रेज। सरकार ने कमाए 23.57 करोड़। अपने वाहनों पर फैंसी नंबर लगाकर दूसरों पर धाक जमाने में हिमाचली भी पीछे नहीं है। अमूमन दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे महानगरों में रहने वाले लोग इस तरह के नंबर अपने वाहनों पर लगाकर फर्राटे भरते हैं, मगर अब हिमाचल के लोगों में भी यह क्रेज हो गया है। इससे सरकार को भी अच्छी खासी कमाई होने लगी है और सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के नंबर लें, ताकि ज्यादा कमाई हो। जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि लोगों में इसका काफी ज्यादा क्रेज है और लाखों रुपए देकर लोग इस तरह के नंबर लेना चाहते हैं। फैंसी नंबर बेचने की सरकार की युक्ति काम कर गई है। इससे सरकार के परिवहन विभाग ने पिछले वित्त वर्ष में 23.57 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि इससे पहले ऐसे नंबर सिफारिशों पर दिए जाते थे या फिर VVIP के पास ही इस तरह के नंबर होते थे। मगर सरकार ने इसकी बोली लगाने की योजना बनाई और इसमें कामयाबी हासिल हुई है। यही कारण है कि अब नए वित्त वर्ष में सरकार ने इन नंबरों की बिक्री से 31.58 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 0001 नंबर 5 लाख रुपए तक बिकता है और इन नंबरों के लिए पहले से बोलीदाता को रिजर्व प्राइस रखा जाता है। इस रिजर्व प्राइस को आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है, ताकि उतना पैसा तो सरकार को मिलेगा, उससे ऊपर बोली का पैसा भी मिलेगा। फैंसी नंबर से अच्छी कमाई हुई है, जिसको देखते हुए अगला टारगेट बढ़ा दिया गया है।
पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने 23.57 करोड़ की कमाई की है। जो सबसे ज्यादा बोली देगा उसे ही नंबर बेचा जाएगा। फील्ड से सभी आंकड़े जुटाने के बाद नया टारगेट तय किया है और उम्मीद है कि टारगेट से ज्यादा की कमाई होगी। नरेश ठाकुर, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन व सचिव ट्रांसपोर्ट। 12,000 लोगों से गाड़ियों पर लगाए फैंसी नंबर। हिमाचल प्रदेश के करीब 12,000 लोगों ने अब तक अपने वाहनों के लिए फैंसी नंबर हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बॉर्डर एरिया में है, यानी BBN एरिया के साथ ऊना जिला में इन नंबरों की ज्यादा डिमांड बताई जा रही है। वहीं पहाड़ के लोगों ने भी अपने वाहनों के लिए इस तरह के नंबर बोली लगाकर हासिल किए हैं। प्रदेश में 0001 नंबर की गाड़ी 33 लोगों के पास। प्रदेश में 0001 नंबर की गाड़ी 33 लोगों के पास है। इनसे परिवहन विभाग को 3.26 करोड़ रुपए की राशि हासिल हुई है। इस नंबर का क्रेज काफी ज्यादा है, मगर इसके लिए पैसा काफी ज्यादा लगता है। बोली में 5 लाख रुपए से भी ऊपर के नंबर बिक चुके हैं। लोगों का यह क्रेज कम नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी डिमांड है। ठियोग में 12.50 लाख रुपए में बिका नंबर। ठियोग कार्यालय का नंबर 12.50 लाख में बिका है, जबकि श्री नैना देवी के स्वारघाट कार्यालय का नंबर 9 लाख में बिका है। परिवहन विभाग ने गाड़ियों के लिए फैंसी नंबर लेने के लिए पिछले साल नियमों में बदलाव किया था। 0001 लेने के लिए 5 लाख से बोली शुरू करने का नियम बनाया गया था। समाचार नंबर 5। रिज पर स्थापित होगी स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, इस दिन होगा अनावरण। ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा दौलत सिंह पार्क में लगाई जाएगी। 23 जून को स्व वीरभद्र सिंह की जयंती पर इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह ऐलान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया है, जिन्होंने कहा कि स्व यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के साथ स्व वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 23 जून को स्व वीरभद्र सिंह की जयंती है और इस मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसे बनाने का सारा खर्च वीरभद्र सिंह फाउंडेशन वहन करेगा, जिसमें सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के नाम से एक नया ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है। विक्रमादित्य सिंह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस ट्रस्ट में फिलहाल 4 लोग शामिल हैं, मगर आने वाले समय में इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें कांग्रेस भाजपा के अलावा सभी वर्गों के लोग जुड़ सकेंगे। फाउंडेशन का गठन दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं देने के लिए किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को शामिल किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने मुख्यमंत्री सुक्खू का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार नंबर 6। सीएम ने किया सरागड़ा कुफर वन विश्राम गृह का शिलान्यास, बोले यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ठियोग के सरागड़ा कुफर में 1.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का शिमला से वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरागड़ा कुफर में पर्यटन और इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र की प्रकृति को निहारने के लिए हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद सरागड़ा कुफर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के विश्राम व रात्रि ठहराव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस स्थान पर वन विश्राम गृह खोलने का निर्णय लिया है। इस विश्राम गृह के बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को पंख लगेंगे और स्थानीय एवं बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि वन विभाग के पास इस समय प्रदेश में लगभग 450 विश्राम क्षेत्र हैं, जिन्हें सरकार की इको टूरिज्म पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इको टूरिज्म साइट्स को चयनित कर उनका आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 इको टूरिज्म साइट्स आवंटित की गई है। इसके अलावा 78 नई इको टूरिज्म साइट्स की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत 600 हेक्टेयर बंजर चोटियों व पहाड़ियों पर पौधरोपण किया गया।
इस कार्य में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोपित पौधों के रखरखाव की अवधि 7 वर्ष तय की गई है और इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे उन्हें घरद्वार पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में 5000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। इस दौरान 60% फलदार पौधे और अन्य उपयोगी वृक्ष की प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और वन्य प्राणियों को वनों तक सीमित रखने में भी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट 2025 से 26 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ करने की घोषणा की है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1 से 5 हेक्टेयर की बंजर वन भूमि पर फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे और 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करेंगे। इन मंडलों व समूहों को प्रथम वर्ष में पौधरोपण और बाढ़ लगाने के लिए 2.40 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और हर वर्ष इनके रखरखाव के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक मंडल और समूह को 5 वर्षों में कुल 6.40 लाख रुपए पौधरोपण और उनके रखरखाव के लिए दिए जाएंगे। समाचार नंबर 7। आपदा मोचन कोष के तहत हिमाचल को केंद्र से 136.22 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की शनिवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई। गृह मंत्रालय ने बताया है कि उच्चस्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से 3 राज्यों को 1247.29 करोड़ रुपए और एक केंद्र शासित प्रदेश को 33.06 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अंतर्गत है। अभी जारी कुल 1280.35 करोड़ रुपए की राशि में से बिहार के लिए 588.73 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 136.22 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 522.34 करोड़ रुपए और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए 33.06 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष और केंद्र शासित प्रदेश आपदा मोचन कोष में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा कोष के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 19 राज्यों को 4,984.25 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद इन राज्यों में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को भेज दिया था। समाचार नंबर 9। ओबेरॉय ग्रुप के साथ कुछ समय के लिए होगा एग्रीमेंट। प्रदेश सरकार की बेशकीमती संपत्ति होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को कुछ समय के लिए ओबेरॉय ग्रुप के पास ही रखने के लिए नए सिरे से सरकार एग्रीमेंट करेगी। शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनके साथ होने वाले एग्रीमेंट को रखा जाएगा, जिस पर चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दे सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही ओबेरॉय ग्रुप को तब तक होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल चलाने की अनुमति होगी, जब तक उसके लिए कोई नया बिडर नहीं मिल जाता। सूत्रों के अनुसार मशोबरा होटल लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को हुई है, जिसमें इस मामले को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि पहले निदेशक मंडल में ओबेरॉय ग्रुप के सदस्य भी होते थे, लेकिन अब 31 मार्च के बाद वे इस निदेशक मंडल में नहीं रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 31 मार्च तक वह होटल को सौंप देंगे। ऐसे में शुक्रवार को जो बैठक हुई वह सरकार द्वारा लगाए गए निदेशकों के बीच हुई। इसमें ओबेरॉय के साथ कुछ समय के लिए होने वाले एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई। यह ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने लाया जाएगा,
जिसमें तय किया जाएगा कि कितने समय के लिए इसी ग्रुप को होटल चलाने के लिए दिया जाएगा और इसकी शर्तें क्या रहेंगी। अब नए सिरे से शर्तों का निर्धारण किया जाना है। इसके बाद जिस कंपनी को सरकार ने बिडर ढूंढने का काम सौंपा है, वह टेंडर आदि का प्रोसेस करेगा और जल्द से जल्द हाई बिडिंग करने वाली कंपनी को ढूंढा जाएगा ताकि उसके वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को चलाने के लिए दिया जाए। 1.78 करोड़ रुपए मिलेंगे सरकार को। अदालत के आदेशों के बाद अभी जब तक ओबेरॉय ग्रुप इस होटल को अपने पास रखेगा, तब तक उसे हर महीने 1.78 करोड़ रुपए की राशि सरकार को देनी होगी। इस ग्रुप ने 18% की दर से 125 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा करवाया है, लेकिन अभी तक पिछली बकाया राशि तय नहीं हो पाई है, जो भी उसे सरकार को चुकता करनी होगी। बताया जा रहा है कि ओबेरॉय ग्रुप यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो विवाद है, उसको लेकर अभी एक मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। 6 अप्रैल को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन वह इस विवाद से अलग मामला है। होटल के संचालन को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हिमाचल सरकार के हक में आ गया है। समाचार नंबर 8। कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, सड़क से नीचे लुढ़ी बस, अंदर थी 40 सवारियां। जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल के तहत तीर्थन घाटी के गुशैनी के समीप बाड़ीरोपा में एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी, जिससे 5 से 6 सवारियों को चोटें आई हैं, जबकि अन्य सवारियां बाल-बाल बच गई हैं। जानकारी के अनुसार यह बस गुशैनी से बंजार की तरफ आ रही थी। इसमें 40 से अधिक सवारियां थी। जैसे ही बस बाड़ीरोपा के पास पहुंची तो बस अनियंत्रित हुई और सड़क से नीचे जा गिरी। गनीमत यह रही कि बस ने पलटे नहीं मारे। यदि बस ने पलटे मारे होते तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। हालांकि बस के फ्रंट शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं। घायलों को बंजार अस्पताल लाया गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। समाचार नंबर 10। मंडी में महिला 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, शातिरों ने बेटे को बचाने के नाम पर मांगे थे 1,60,000। कोटली में एक महिला को शातिरों ने फोन पर ही 3 घंटे तक अरेस्ट करके रखा। महिला से ठगों ने 1,60,000 रुपए की डिमांड की। बता दें कि महिला खेतों में काम कर रही थी। इस दौरान महिला को एक फोन आया। फोन में शख्स ने खुद को पुलिस बताया और कहा कि उनके बेटे और उसके दोस्तों ने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया है और लड़की की स्थिति बहुत खराब है। मामले में आपका बेटा शरीफ लग रहा है और उसे बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1,60,000 रुपए देने होंगे। फोन पर बात करने वाले शख्स की बात को सच मानते हुए महिला हड़बड़ाती हुई अपने गहने लेकर कोटली बाजार पैसे देने के लिए जा पहुंची। कोटली में महिला ने बर्तन की दुकान चलाने वाले मनीष से पैसे ट्रांसफर करने का आग्रह किया। जब मनीष शर्मा को पूरा मामला पता चला तो महिला को फोन पर बात करवाने के लिए कहा और किसी तरह महिला को समझाकर फोन लिया। हालांकि महिला इतनी डरी हुई थी कि फोन देने के लिए मना करती रही। जब मनीष शर्मा ने फोन लिया तो फोन पर शख्स कहानियां बनाने लगा कि वह महिला का भाई है और महिला ने उससे 20,000 रुपए किसी काम से लिए थे, अब उसे वो वापस चाहिए। मनीष शर्मा को पता था कि यह ऑनलाइन फ्रॉड है, इसलिए फोन पर बात करने वाले व्यक्ति को खूब खरी खोटी सुनाई। महिला ने बताया कि वो बटेहड़ गांव की रहने वाली है। कोटली से 7 से 8 किलोमीटर दूर बेटे को बचाने के लिए गहने साथ लेकर आई थी, लेकिन मनीष शर्मा की सूझबूझ से महिला लूटने से बच गई। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।